इनको आने दे शायद मैडम वेलकम। बैठना चाहती हूँ हमारा बेटा आप भी आगे इधर आओ, आगे तो इधर यहाँ बैठो बेटा, इधर आओ, इनको भी आगे बुला। आगे आगे आगे। खराब करे पति मत वो मीडिया वाला यहाँ पर लवारिसों की तरह बैठे हुए हैं, कोई पूछ रहा आगे उनके बच्चे बहुत इस चीज़ का गम है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, यकीन करो मेरा दिल रोता है, लेकिन लवारिसों की तरह एक हफ्ते से बैठे हुए और एक हफ्ते से कोई भी पूछने वाला, कोई बाज़मीर शख्स मुझे बताओ क्या बात करनी है ताकि मैं करूँ, मुझे बताओ। हम चाहते हैं कि जिस तरह पिछली मरतबा आपने आवाज़ उठाई, आपकी आवाज़ उठाने से हमारे घरों की खुशियाँ लौट आई, आपकी आवाज़ उठाने से हमारे घरों में जो चरागा होने लगा, आपकी आवाज़ उठाने से बलूचिस्तान के घरों में मौजज़ात होने लगी, आपकी आवाज़ उठाने से बलूचिस्तान के घर आबाद हुए। हम चाहते हैं कि आप फिर से हमारे लिए आवाज़ उठाएं। आप आवाज़ उठाएंगी तो हम आबाद होंगे, ये इन माओं की खुशियाँ लौट आएंगी, इनकी आंखों का नूर लौट आएगा। हम चाहते हैं कि आप आवाज़ उठाएं। आप वही मरियम सफदर हैं जो पहले हमारे सरों पे हाथ रख के हमें तसल्लियाँ दी और आपके वाकई बोलने से फ़र्क पड़ा। 300 से ज़ायद लोग बाजियाब हुए। हम चाहते हैं कि वही मौजज़ा दोबारा हो। अब हमारे घर लौटने से पहले हमारा बच्चा, हमारा भाई बाजियाब होके लौट आए। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं। हम आप ही के सहारे यहाँ बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप जब बोलेंगी तो ये रियासत बोलेगा, ये जुल्म ख़त्म होगा। आप हमारे लिए बोलें। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि वो मौजज़ा अब हमारे साथ हो। अब हमारे घरों में मरियम की वजह से चरागा हो, अब हमारे घर मरियम की वजह से आबाद हो, अब हमारे घरों में रोशनी मरियम की वजह से आए, अब हमारी आंखों का नूर मरियम की वजह से आए। हम जब आबाद हो तो हमें मरियम आबाद करे, बलूचिस्तान में मरियम का नारा गूंजे। हम चाहते हैं कि आप हमारे प्यारों को बासियाब करें। आप बताओ। सबसे पहले हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो आपने इस वक्त हमारी इस तकलीफ में शामिल हुए हैं। हम एक हफ्ते से यहाँ पर लावारिसों की तरह बैठे हैं, बार बार मुतालबा कर रहे हैं, कोई हुकूमती नुमाइंदा आकर हमसे मिलो, यहाँ पर इन माओं से पूछो जो अपने बेटों का नाम लेने से पहले उनकी आंसुएं निकलती हैं, जो खड़े होकर बेहोश होती हैं, जो पूरी रात सो नहीं सकती हैं। इन माओं से आए, मिलें, इनके दर्द और तकलीफ को देखें, ये किस अजियत से गुजर रही हैं। जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 2 फरवरी को एक बयान दिया था कि गवर्नमेंट डोंट वांट एनी मिसिंग पर्सन इन द कंट्री, तो हम उनसे ये सवाल करने आए हैं कि हम कौन हैं, हम आज कहाँ पर खड़े हैं। डॉक्टर दीन मोहम्मद 12 सालों से लापता हैं। ये कौन है? ये मेरे फादर हैं। मेरे फादर एक सरकारी मुलाजिम हैं जिनको सरकारी हॉस्पिटल के अंदर से रात के 1 बजे उठाकर लेकर गए। मेरे अबू एक सरकारी मुलाजिम हैं जो कि सरकार की, इस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने जो है मुलाजिम को तलाश करे, लेकिन इसके बावजूद उनकी 2 बेटियां 12 सालों से मुसलसल जद्दोजहद करती हुई आ रही हैं। यहाँ के अदालतें, यहाँ के कमीशन, यहाँ की हुकूमतें सब हमें कहते हैं कि या हम कोशिश कर रहे हैं या हम बेबस हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर दोबारा आए हैं। वज़ीर आज़म
इमरान खान की हुकूमत में कि एक दफा हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, आपकी हुकूमत में भी ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारे प्यारे हमें लौट सकते हैं या नहीं। हम एक हफ्ते से प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप हमने लगाया है। रोजाना की बुनियाद पर हम अपील कर रहे हैं। आर्मी चीफ, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम इमरान खान साहब, ये माएँ आई हैं, एक दफा उनसे इनकी तकलीफ के बारे में पूछें। एक दफा तो पूछें कि आप बलूचिस्तान को छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं। एक दफा पूछें कि जो माएँ अपनी जो है कमजोर हड्डियों का बोझ नहीं उठा सकते, वो यहाँ तक क्यों आए हैं। क्या वो पागल माएँ हैं? क्या ये पागल बच्चियां हैं जो रोडों पर बैठी हैं? नहीं, इनको सिर्फ अपने प्यारों का दर्द, इनकी तकलीफ घर में बैठने नहीं देती है। ये माएँ बलूचिस्तान की तरक्की के लिए नहीं निकली हैं, ये बलूचिस्तान में रोजगार के लिए नहीं निकली हैं, ये माएँ नौकरियों के लिए नहीं निकली हैं। ये बेटियां जो है बलूचिस्तान में अच्छी सड़कों के लिए, मकान और बिजली के लिए नहीं निकली हैं। ये सिर्फ अपने लख्ते जगर, अपने बाबा, अपने भाई और अपने बेटे की तलाश में निकली है। जो इनका बुनियादी हक है, जो हक इनको इस मुल्क के आईन और कानून ने दिया है, जो हक इनको इस मुल्क के आईन और कानून ने दिया है कि जो शहरी इस मुल्क के खिलाफ जाता है उसको अदालत के कटहरे में लेके आते हैं। लेकिन हमारे साथ ये नहीं किया जा रहा है। हम सालों से यही कह रहे हैं, हमारा एक सीधा साधा मुतालबा है, अगर हमारे प्यारे मुजरिम हैं, इस मुल्क के मुताबिक, इस मुल्क के कानून के मुताबिक मुजरिम हैं, तो उनको आप अदालत के कटहरे में ले आए। आप भले ही इनको जो है फांसी दे दें, हमें एतराज नहीं है, लेकिन हमें हमारी जिंदगी दे दें। हमारी घर की खुशियां जो है 12-12 सालों से लापता हैं। सिर्फ मेरे बाबा लापता नहीं है, मेरे वालिदा की जवानी लापता हो गई है, हमारी बचपन लापता हो गई है, हमारी खुशियां, हमारे घरों की चैन, हमारा सुकून सब लापता हो गया है। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक तलाश बन के रह गई है, एक तलाश जो कि 12 सालों से जारी है। एक तलाश एक बेटी की जो ये तक नहीं जानती है कि वो अपने बाबा को जिंदों में शुमार करे या मर्दों में शुमार करे। एक तलाश जो कि एक बेटी अभी तक नहीं जानती है कि वो खुद को जो है यतीम समझे या कि अभी तक उस बाप का इंतजार करे उसके लौटने का। एक तलाश एक बेटी का जो कि ये नहीं जानती है कि उसकी वालिदा जो है अभी तक हाफ विडो है या कंप्लीट विडो है। ये रवा रखा जा रहा है हमारे साथ। फिर भी कहते हैं बलूचिस्तान में लोग नाराज बलोच हैं, फिर भी कहते हैं बलूचिस्तान पसमानदा सूबा है। आप बलूचिस्तान के डॉक्टर्स को लापता करते हो, आप बलूचिस्तान के वकला को लापता करते हो, आप बलूचिस्तान के तालिब इल्म और उस्तादों को लापता करते हो। फिर आप कैसे कह सकते हो कि बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है? हमारी एक आसान सी गुजारिश है, एक सिंपल मुतालबा कि अगर हमारे प्यारों ने कुछ किया है तो उनको अदालत के मुताबिक सजा दें। हमें नहीं पता इन 12 सालों में हमारे प्यारों का क्या हाल है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जिस अजियत, जिस ज़हनी अजियत, जिस कर्ब में हम मुब्तला है उसका जो है बयान में अल्फाजों में नहीं कर सकती, वो अल्फाजों में मुमकिन ही नहीं है। इन 12 सालों में हमारा खुशियों से कभी वास्ता ही नहीं हुआ है। हम दर दर भटक रहे हैं, कभी इस जज के सामने झोली फैला रहे हैं, कभी उस हुकूमती नुमाइंदे के सामने भीख मांग रहे हैं अपने प्यारों की, कभी उनके सामने जो है उनके सामने हाथ फैला रहे हैं। ये हमारी जिंदगी है। क्या इसलिए हमें पैदा किया गया है? अब मेरे साथ मेरे बाबा का होना मेरा बुनियादी हक है। क्यों इस हक को मुझसे छीना गया है? मुझे किस नाकर्दा जुर्म की सजा दिया जा रहा है? इस माँ को किस नाकर्दा जुर्म की सजा दी जा रही है? हम सबको हमारे गुनाह क्या है? अगर हमारे लोग लापता हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में हम सब अजियतें सह रहे हैं। हमारा एक आखिरी मुतालबा है कि यहाँ की जो
अपोजिशन पार्टीज हैं या फिर जो जितने हुकूमती नुमाइंदे हैं, साथ साथ वजीर आजम इमरान खान साहब, आर्मी चीफ, आप आए, हमसे मिले, हमसे हमारे प्यारों की बाजियाबी का वादा करें. अब जब तक हमसे हमारे प्यारों की बाजियाबी का वादा नहीं करेंगे, हम यहाँ से नहीं लौटेंगे, क्योंकि हमारे लिए अब जिंदगी का और कुछ नहीं रह गया है. हमारी जिंदगी का आखिरी मकसद हमारे प्यारों का लौटना है. और ये हम उम्मीद करते हैं कि इस दफा इस्लामाबाद से हम अपने प्यारों को उठाकर ही साथ लेकर जाएंगे. हम यही उम्मीद करके यहाँ तक आए हैं. मेरी दरख्वास्त है कि हमें ना उम्मीद करके यहाँ से ना भेजा जाए. बहुत शुक्रिया. ये आपने जो तस्वीर पकड़ी हुई है, इसमें कोई पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ, ये कौन है? ये इनका बेटा है, सईद अहमद, सिक्योरिटी लेवीज एहलकार हैं, जो है 8 सालों से लापता है. इनकी जो है मंगेतर 8 सालों से इनके लिए इंतजार कर रही है. अभी इनकी मंगेतर को फैमिली वाले फोर्स कर रहे हैं कि हमारी बेटी को तलाक दें, हम अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कराएंगे. एक लड़की 8 सालों से अपने मंगेतर के लिए इंतजार कर रही है. कहाँ से उठाया था इनको? मस्तूम से। कहाँ? मस्तूम। अच्छा, मस्तूम। मस्तूम से. आप में से और कुछ कोई कहना चाहता है? जी बेटा बताओ, बोलो, दे दें उनको माइक. सबसे पहले मैं मरियम नवाज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ. हर रोडों पे मैं घूम चुकी हूँ. बेटा आपका कौन मिसिंग है? मेरा भाई राशिद हुसैन, क्या उम्र है उनकी? 23, कहाँ से उठाया उन्हें? दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात से. ये पिक्चर मैं 2020 को क्वेटा के जलसे में आपसे मिलने आई थी. ये पिक्चर लेकर आई थी. तो अब 2021 ये पिक्चर मैं वापस आपके सामने लेकर आई हूँ. क्या मेरा भी जिंदगी महलब और सम्मी की तरह गुजरेगा? क्या मैं अपने माँ बाप के साथ जिंदगी गुजार नहीं सकती? क्या मैं अपने चाचा के लिए हर हमेशा मुजाहरे करती रहूंगी? क्या मैं अपनी माँ की गोदी में नहीं सो सकती? क्या मैं एक रात अपनी माँ के साथ नहीं सो सकती? क्या मैं अपनी माँ के हाथों से खाना नहीं खा सकती? क्या ये मेरी जिंदगी में नहीं लिखी? मैं इमरान खान से कहती हूँ कि आपने जो ये वादा किया था, ये वादा पूरा करें. हमसे मिलने आए, हमारे लोगों को बाजियाब करें. अगर नहीं लेकर आएंगे तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं. क्योंकि 6 दिन से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने हमारा भूख हड़ताली कैंप लगाया है, लेकिन अफसोस वो वहां तक नहीं आ सका. कल हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब से डी चौक तक पैदल मार्च करते हैं और हमें मारा गया. मेरे भाई पे अगर कोई जुर्म है तो उन्हें अदालत में लेकर आए. आप अपनी टार्चर सॉल्वर में क्यों रखा है इन्हें? इनका कसूर क्या है? हमारी खुशियां यही है, हमारी चैन यही है, हमारी सुकून यही है. हम आपसे कुछ नहीं मांगते. ये माए जो रात को सर्दियों में कांप रहे थे, लेकिन फिर भी अपना एहतजाज जारी रखा. आज फिर से ये माए यहाँ बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि इनके दिल में वो दर्द है, वो हम नहीं सह सकते. बस मैं अब लास्ट में यही कहूंगी कि हमारे लोगों को मंजिल यहाँ पर लेकर आए, और इमरान खान से यही कहती हूँ कि वो आए, अपना वादा पूरा करें. शुक्रिया. Zakir Majid Nalumot, Zakir Majid student is a
वाणिज्य सभा ओदी मस्तुंगान 8 जून 2009 ओदे मस्तुम पिड़ंगा बाद आती तो वो तो इरा साथी सुरा को साथी तबसुर बारिक के जाकिर वो लापता करे पर जाकिर 12 साल जाकिर कना हमारी मरीम नवाज ने शुक्रिया अदा किया कना हमारी कनी सर की या मंदिर महादीत इमरान खान और ये अंदर हमारे नवाज यूनिवर्सिटी शुक्रिया अदा की वंदना कुल्लना दा हस्कियारी लुम्मत हुसुन कुल दुखटीन दर्दटीन उठता मां कफस कना मां वली को मिसिंग ओदे 12 साल मारी गोदास का नफर और बात मेहरबानी कर मदद ते के कना मारी करी कशफी से सर की कनी शुक्रिया। मैडम माँ आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि हम यहाँ पे आप लोगों के आसरे पे आई हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ बनोगे और हमारे प्यारों के बाज़ाबी में अपना किरदार अदा करोगे और हमें ज़हनी ज़िंदगी भर की अज़ियत से निजात दिलाओगे। ये शो आज़ाद का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शबीर बलोच की बहन भी कुछ कहना चाहती में यहाँ पर हमसे इजहार यकजहती के लिए आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक एक लाचार बहन जिसके भाई को 5 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है, वो किस हाल में है, हमें पता नहीं कि वो जिंदा है भी या नहीं। मैं जब भी घर में पहुंचती हूँ तो मेरी अम्मी पूछती हैं कि शबीर का कुछ पता चला है या नहीं। मैं हुकूमत से यही सवाल करती हूँ, क्या मेरी अम्मी का हक नहीं बनता कि वो अपने बेटे को देखे। जब मेरी अम्मी मेरे भाई के कमरे में दाखिल होती है तो उनके कपड़ों को देखती हैं, उनकी किताबों को देखती हैं, रोती हैं, कहती हैं कि मैंने अपने बेटे को ना पढ़ाया होता तो अच्छा होता, क्यों मेरे साथ होता, वो कोई चढ़ा हुआ होता लेकिन मेरे सामने होता, वो किसी बाग में फंस कर होता तो वो मेरे सामने होता, लेकिन मैंने अपने बेटे को पढ़ाकर बहुत बड़ी गलती की। मैं हुकूमत से यही पूछती हूँ, क्या हमारे भाइयों को पढ़ने का हक नहीं है। मेरे भाई का जुर्म इतना था कि वो एक स्टूडेंट था। मैं इमरान खान साहब से यही पूछती हूँ, क्या मेरी जिंदगी में इसी प्रेस क्लबों के सामने एहतजाज लिखा है, मेरे छोटे मीराज की जिंदगी में इसी कैंपों में एहतजाज लिखा है। जब मैं घर से निकलती हूँ तो मीराज मुझे कहती है, अम्मा आज हम कैंप नहीं जाएंगे, मुझे घर में अपने भाई बहनों के साथ रहना है। तो मैं उसे देखकर वहीं पर टूट जाती हूँ। मैं बिल्कुल भी गिर चुकी हूँ, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप अपने भाई बहनों को देखकर खुद को संभालती हूँ। बड़ी मुश्किल से उनसे ये कहती हूँ कि हम अपने घर में खुशी से रहेंगे, एक दिन मेरा भाई जरूर आएगा, मैं अपने भाई को लेकर आऊंगी। अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ, हमें 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन आज तक हमें किसी ने नहीं पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए, आप किस लिए आए हैं। हमने पहले तो ना कभी कोयटा देखी, ना कभी इस्लामाबाद, ना कभी कराची। मेरे भाई के लापता होने के बाद मैं दर बदर भटक रही हूँ। लोग मेरे पीछे हजारों बातें करते हैं, कहते हैं कि ये एक अकेली औरत यहाँ वहाँ भटक रही है। मैं उनसे यही कहती हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है इस तरह सड़कों पे भटकने का। मैं उनसे यही कहती हूँ कि खुदारा मेरे भाई को बाजियाब करे, मैं अपने घर से नहीं निकलूंगी, मैं अपने घर में ही रहूंगी। 2016 से पहले किसी ने मुझे इन सड़कों पे देखा था नहीं। 2016 में जब मेरे भाई लापता हुआ तो ये एक ऐसा दर्द है कि घर में बैठने भी नहीं देता। मैंने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे बाप मेरे भाइयों को कितने ताने मारेंगे। मैंने ये सोचा कि मुझे निकलना है, मुझे इन सब से लड़ना है, मुझे शबीर को वापस लाना है। मैं हुकूमत से यही दरख्वास्त करती हूँ, एक बार आप लोग खुद आर्मी चीफ, वजीर आजम वहाँ अपने टॉर्चर सेलों में जाकर शबीर की मासूम आंखों को देखें। क्या वो गुनहगार हो सकता है? अगर हो सकता है तो आप यहाँ पर आकर हमारे सामने उन्हें सजा दें, हमें मंजूर है। लेकिन इस तरह सालों से उन्हें अजियत में रखना हमें बर्दाश्त नहीं होता। हम और इंतजार नहीं कर सकते, हम और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब कोई खुशी का मौका आता है तो लोग अपने घरों में खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन हम अपने घरों में मातम मना रहे होते हैं। हमें आए हुए यहाँ 1 हफ्ता पूरा हुआ है, लेकिन हमें पूछने वाला कोई नहीं। मैं इमरान खान साहब से यही सवाल करती हूँ, क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम आपको नजर नहीं आते?
इस अम्मी मेरे बाप को नजर नहीं आते, ये बूढ़ी माए आपको नजर नहीं आते, ये छोटा मीराज आपको नजर नहीं आता। खुदारा हमें इस अजियत से निकाल दे। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा आप भी हमारी फरियाद सुने, आप हमारी आवाज दुनिया तक पहुंचाएं, आप हमारे प्यारों को लाएं। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। मैं मेरगुल मरी की बेटी हूँ। मेरे वालिद मेरगुल मरी को 14 सितंबर 2015 को हमारे घर सरियाब रोड से रात को 40 बंदे 10 गाड़ियों से हमारा गेट तोड़ के मेरे वालिद सो रहे थे, उठा के ले गए हैं। मेरे वालिद 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं और 60 साल के हैं। वो कोई जवान नहीं है जो बर्दाश्त कर सके। हमने FIR भी काटा है और कमीशन ने MI को जिम्मेदार ठहराया है और कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर भी रिलीज किए हैं। 4 महीने हो गए हैं, हम इसी इंतजार में हैं। अगर कमीशन के हाथ में कुछ है नहीं तो कमीशन बनाया क्यों है? मेरे दादी अपने बेटे के इंतजार में अपने बेटे को देखे बगैर चली गई। मैं 15 दिन पहले मेरे बच्चे की डेथ हुई है। मैं अपना गम भूल के यहाँ आई हूँ। मैं क्वेटा भी गई हूँ, कराची भी गई हूँ और 40 घंटे सफर करके यहाँ इस्लामाबाद आई हूँ। यहाँ कैपिटल सिटी है, हमें इंसाफ चाहिए। वो हमारे घर के बड़े हैं, हम बहुत तकलीफ में हैं। हमारे तालीम पर असर पड़ रहा है। हमारे बच्चे रोडों पर बड़े हो रहे हैं। लोग खुशियाँ मनाते हैं, हमारे बच्चे प्रेस क्लब में बैठे होते हैं। हम भी सम्मी की तरह यही पूछते हैं कि क्या हम यतीम हैं या अपने अब्बू का इंतजार करें। मैं आखिर में तमाम हायर अथॉरिटी से यही अपील करूंगी कि मेरे वालिद मेरगुल मरी को जल्द अज जल्द बाजियाब करें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और हमसे मिलने आए। मेरा नाम हानी गोल बलोच है। जैसे कि कहते हैं कि बलूचिस्तान जो साइल और वसाइल से माला माल है, मैं उसी खत्ते की बदनसीब बेटी हूँ। जैसे कि इन माओ बेटियों की तरह कहते हैं कि हमारे लोग, मैं मुख्तसर करके बोलूँगी क्योंकि टाइम शायद आपके पास ज़्यादा ना हो, हमारे लोग उठाए जा चुके हैं। मैं किसी की मंगेतर हूँ। जिस तरह कहते हैं कि बलोच की बेटियाँ घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन मैं वो वाहिद मंगेतर हूँ जो अपने मंगेतर के लिए कराची प्रेस क्लब के सामने, क्वेटा प्रेस क्लब के सामने, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रही हूँ। जो टॉर्चर सेल मेरे मंगेतर को उठा के लेके गए थे, मैंने भी देखी है वो टॉर्चर सेल, मुझे भी उठा के लेके गए थे 3 मत। मैं भी उस टॉर्चर सेल में रह के आई हूँ। आपको क्यों ले गए थे उठा के? बलोच होने का सजा तो मिलेगा क्योंकि मैं बलोच, कोई जुर्म हमने नहीं किया था, हम कोई मुजरिम नहीं थे। हमने बिला वजह ही हमें उठा के लेके गए थे, कोई जुर्म भी साबित नहीं हुआ क्योंकि नसीम को वहाँ पे मारते रहे। तो नसीम का यही बात था कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मुझे जब छोड़ा गया मैंने जाके सिंध हाई कोर्ट में पटिशन भी जमा की, मैंने कमीशन में भी केस किया, मैंने एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी केस भेजा और एहतजाज धरने कर करके मैं थक गई। आज मैं आई हूँ यहाँ पे, जैसे कि 7 दिन हमें पूरे हो गए हैं। हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और हम इस्लामाबाद में इसलिए आए हैं और इस तवक्को और इस उम्मीद से आए हैं कि हमें यहाँ पे सुना जाएगा, हमारे लोगों को बाजियाब किया जाएगा। क्योंकि मेरे जो मंगेतर है यहाँ पे हर लोग जो बैठा हुआ है उनकी आंखें अश्कबार है अपने प्यारों के लिए, और आप सबसे उम्मीद लगा के यहाँ पे आई है कि आप लोग उनकी सुनेंगे, उन लोगों को बाजियाब करेंगे और बाजियाब करने में आप हमारी मदद करेंगे। और हमारी इमरान खान से और हमारे कमर जावेद बाजवा से यही अपील है, हमारे लोगों को जो आप लोगों ने उठाए हैं उन्हें बाजियाब करें। अगर उनके ऊपर कोई जुर्म है तो कोर्ट कचहरियां आपके अपने हैं, लाए उन्हें पेश करें। हमारे वकील है, सजा अगर जुर्म उनके ऊपर आयद हो गई, साबित हो गई तो आप भी चौराहे में लाके उन्हें फांसी दें, हमें मंजूर है। लेकिन इस तरह पाबंद सरासर रखना हमें मंजूर नहीं है क्योंकि बलोचिस्तान में हर घर जल रहा है, बलोचिस्तान में हर माँ जल रहा है और बेटी जल रहा है और भाई जल रहा है। हमें इंसाफ चाहिए और हम इंसाफ के मुंतजर हैं और हम इंसाफ के लिए आए। शुक्रिया।
मैडम मैं मुख्तसर कहना चाहता हूँ, सारे फैमिलीज़ ने बात की, अम्मा बैठी हुई है, उसने बात नहीं की, वो उर्दू में बात नहीं कर सकती है, रो रही है। और कल भी अपने बेटे का जिक्र यहाँ किया था और यहाँ गिर के बेहोश हो गई थी। जान ज़ैब मोहम्मद हसनी उसका नाम है, 5 साल हो रहा है उसको कोयटा से उठाया गया है, लेकिन अब तक बाज़ियाब नहीं हुआ। तो हम तंजीमी सतह पर मैडम आपके मशकूर है कि आपने हमारे दर्द को महसूस की, हमारे यहाँ पर आया और फर्दन एक लवाकिन की आपने दर्द सुनी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपकी तंजीम मिसिंग पर्सन के बाजियाबी के हवाले से अपनी किरदार अदा करेगा। हम जिस तरह सब लोगों ने जिक्र किया कि 7 दिनों से आए हुए, हम ये उम्मीद लेके यहाँ पे आए हुए हैं कि हमें सुना जाएगा, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि 7 दिन हमें हो रहा है और यहाँ पर हम लोग रात में सर्दी में भी हम लोगों ने धरना दिया था, लेकिन हमें नहीं सुना जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस मसले को इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर देखा जाए, क्योंकि अगर एक बंदा मिसिंग होता है उसका पूरा फैमिली होता है, जिसकी वजह से वो ज़हनी करब, अजियत और बहुत से मुश्किलात का शिकार होता है। ज़ाहिर सी बात है यहाँ आपके सामने कुछ वाक़यात भी आए, कुछ ऐसे यहाँ पे शादीशुदा ख़वातीन है, वो ये चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि हम बेवा हो चुके हैं, कि हमारा शौहर ज़िंदा है। और इसके अलावा मैडम एक और चीज़ भी है कि कुछ ऐसे केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, एक फैमिली का 8 साल से वो मिसिंग है, 5 साल के बाद उसकी बीवी ने दूसरी शादी की थी, 8 साल के बाद वो जब बाज़याब हुआ था, तो उसके मतलब कहने का मकसद ये है कि ये करब और अजियत है लोगों के लिए। तो हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, अगर हमें गवर्नमेंट सुन नहीं रहा है तो हम आप लोगों से अपील करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन गमज़दा घरानों की आप लोग आवाज़ बनोगे और इस आवाज़ को आप लोग ऐवानों में और मुख्तलिफ फोरम्स पे आप लोग उठाओगे, ताकि जो जिबरी गुमशुदगियों का मसला है वो हल हो। हमारा मुतालिबा भी आईनी है, हम चाहते हैं कि जिन पे इल्ज़ाम है आप उनको अदालत में पेश कर दो, जो बेकसूर है उनको फौरी तौर पर रिहा कर दो, और जो इस दुनिया में नहीं है वो रियासत की इखलाकी जिम्मेदारी है कि उनके ख़ानदान को बताए कि वो इस दुनिया में नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि जिबरी गुमशुदगियों का मसला मुल्की कवानीन के मुताबिक हल किया जाए। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आपके मशकूर है इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी आवाज़ बनोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं अपने अल्फाज में ये बयान कर सकूं कि मेरे एहसासात इस वक्त इनकी दुख भरी कहानियाँ सुन के क्या हैं, लेकिन हम सब में से जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं और जो हमें देख रहे हैं, सब रिश्तों में बंधे हैं, सब माएँ बहनें बेटियाँ बाप बेटे हैं। हम सबको एहसास है कि ये रिश्ते कितने बड़े होते हैं। मैं सिर्फ इनकी बात सुन के ये सोच रही हूँ कि जब आपका प्यारा कोई चला जाता है, अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है, आपकी नज़रों के सामने हो जाता है, आप उसको मिट्टी के नीचे दफना कर आते हैं, कब्र में दफना के आते हैं, रहती ज़िंदगी तक कभी उसकी याद इंसान को नहीं भूलती, जीने नहीं देती, उसकी तकलीफ इंसान के दिल में रह जाती है। लेकिन उस इंसान का गम, मुझे नहीं पता कि वो क्या गम होगा जो रोज़ सुबह उठकर अपने प्यारों का इंतज़ार शुरू कर देते हैं और रात को सोते तक दरवाज़ा देखते रहते हैं, आंखें रास्ता तकती रहती हैं। और ज़रा अपने ऊपर इसको तारी करके सोचें कि किसी बच्चे को ये ना पता हो, ये मैं अभी ये बैनर देख रही हूँ, एक यहाँ पर था वो जो कहा है कि मेरे पोते, आपने उठाया हुआ था, मेरे पोते स्कूल में हैं, क्या बताएं कि वो यतीम है या उनके बाबा जिंदा हैं। मतलब जिन बच्चों को ये पता ना हो कि हम यतीम हैं या हमारा वालिद हयात है, जिस माँ को ये पता ना हो कि मेरा जो बेटा है वो जिंदा है कि मर गया है, किसी बीवी को ये पता ना हो कि वो बेवा है या उसका शौहर हयात है, किसी बेटी को ये पता ना हो कि उसके वालिद जिंदा हैं या नहीं जिंदा। ये हम बात करने में तो कर सकते हैं, लेकिन इनके क्या एहसासात हैं, इनके दिलों पर क्या क़यामत रोज गुजरती है। और कई सालों से, यहाँ 2008 से मैं देख रही हूँ कि ये इनकी जो इनके वालिद हैं वो 2009 से लापता हैं। आप सोचें कि
कितने साल हो गए हैं और ये लोग रोज इसी कर्ब से गुजरते हैं. ये इज्जत वाले लोग हैं, अपने घरों में इज्जत से रहने वाले लोग हैं, और ये इस्लामाबाद की गलियों में, इस्लामाबाद की सड़कों पे इस सर्दी के मौसम में रातों को खुले आसमान के नीचे ये बैठे हुए हैं, और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है. कोई इनके, मैं समझती हूँ, मुझे इस चीज़ का एहसास है, इदराक है कि पहले इंसान की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन जब आपको इक़्तिदार मिल जाता है तब इंसान की प्रायोरिटीज़ भी बदल जाती हैं, तब इंसान की मजबूरियाँ भी सामने आ जाती हैं. लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या मजबूरियाँ जो हैं इंसान की, वो उसके फ़र्ज़ से बड़ी होती हैं? फ़र्ज़ जो है, चाहे आप सिलेक्टेड हैं, आपको जिस तरह भी बिठाया गया इक़्तिदार में, लेकिन आपका फ़र्ज़ है, रियासत का फ़र्ज़ है. रियासत माँ की तरह होती है, मुल्क माँ की तरह होता है. आपका फ़र्ज़ है कि अगर आप इनको ये नहीं बता सकते या आप इनके प्यारों को बाज़ेआब नहीं कर सकते, आप ये तो कर सकते हैं कि जिनके लोग इस वक्त टॉर्चर सेल्स में हैं, आप इनको बता दें कि इनके प्यारे कहाँ हैं. आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, एजेंसीज की मजबूरियां हो सकती हैं. मैं मुल्क की एजेंसीज से भी ये कहती हूँ कि आपकी भी माएँ, बहनें, बेटियां, आपकी औलादें हैं, आपके वालिदैन हैं. खुदा के वास्ते आप उनको सिर्फ ये बता दें कि उनके प्यारे मर गए या जिंदा हैं. वो कुछ नहीं करेंगे, चुप करेंगे, रो धो के चुप हो जाएंगे, लेकिन उनका रोज का जो एक वो क़यामत उनके दिल पे गुजरती है, वो तो उसको तो करार आएगा. और मैं इमरान खान साहब को भी ये कहना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का शायद रास्ता ना हो. और ये बच्चियां कह रही हैं, मुझे बता रही हैं कि ये 1 हफ्ते से यहाँ आकर बैठी हैं. आपने एजेंसीज को जवाब नहीं देना, आपने अल्लाह ताला को जवाब देना है. ये 22 करोड़ अवाम जो है वो आपकी जिम्मेदारी है. आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है. आप इनके सर पे हाथ तो रख सकते हैं, या आपको सिर्फ कहने के लिए यही बातें मिली हैं कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा. ये लाशें नहीं है, ये जिंदा लाशें हैं, लेकिन जीते जागते लोग हैं. आए इनकी बात सुने, इनके सर पे हाथ रखें. मेरा ख्याल है कि वो इसी बात से उनको तसल्ली हो जाएगी कि कम से कम किसी ने आके उनकी फरियाद को सुना है. और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम ना आप खुद ये इस किस्म के बयानात जारी किया करें कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा. ना आप अपने वज़रा को मना कर सकते हैं जो कहते हैं कि मजबूर लोग जब सड़कों पे आते हैं, डी चौक में आते हैं, एहतजाज करते हैं, तो आप ये कहते हैं आपका दिल है, आपको खुदा का खौफ नहीं आता, आपका दिल कांपता नहीं है जब आप ये कहते हैं कि हम तो, हमारे पास तो कुछ आउटडेटेड या एक्सपायर्ड शेल्स पड़े हुए थे आंसू गैस के, हम तो वो टेस्ट करके देख रहे थे. तौबा अस्तगफार. में मतलब ये इंसान की बातें आपकी कब्र तक आपका पीछा करेंगी. और फिर आप ये कहते हैं, आज मैं किसी वफाकी वजीर का, जिनका मैं नाम भी लेना नहीं चाहती, वो आज ये बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में ऐसे हो रहा है और पंजाब तो ये करता है. खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, जो मजलूम होता है उसका कोई सूबा नहीं होता. सिंधी, पंजाबी, KPK का भी कोई हो या बलूचिस्तान का कोई हो, मजलूम मजलूम होता है, उसका कोई सूबा नहीं होता. खुदा के लिए ये लोगों के जख्म पे नमक न छिड़कें. तो कम से कम आप अपने वज़रा को मना करें कि वो इनके जख्मों पे नमक न छिड़कें, और आप आए इनके सर पे हाथ रखें. मैं आर्मी चीफ से भी ये कहना चाहती हूँ, और मैं DGISI से भी ये कहना चाहती हूँ कि ये आप ही के मुल्क के लोग हैं, आप ही की बेटियाँ हैं, आप ही की माएँ हैं. आए इनके साथ बात करें, इनका जो मसला हल हो सकता है उसको हल करें. जो इनके लोग जिंदा हैं उनको कोर्ट्स में प्रोड्यूस करें, और जो जिंदा नहीं है कम से कम उनको इतला दे दें कि वो लोग जिंदा नहीं हैं. और रोज़े महशर को याद रखें, अल्लाह ताला का खौफ रखें. हुक्मरान की पूछ बहुत बड़ी है. हुक्मरान तो आप हज़रत उमर फ़ारूक की मिसालें देते हैं ना, तो उनका दौरे हुकूमत याद रखें और फिर अपनी तरफ एक नज़र दौड़ाएं और शर्म करें. मैम ये बताइएगा कि मिसिंग पर्सन जो कमीशन था उसको आप कैसे देखती हैं, जुडिशरी का इसमें क्या रोल है, और क्या कोई इस मामले पे कोई लीगल कोई इनको असिस्टेंस? अभी आपके सामने इन्होंने ये बात की कि जब कमीशन बना, कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं आपने उनको माना ही नहीं, तो आप जितने चाहे कमीशंस बना दें. ये कमीशंस जो है ना, ये आई वॉश होते हैं भाई. इनका ये होता है टाइम बाय करने का तरीका.
ان کا حل ہو سکتا ہے، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی قصور کیا ہے تو آپ ان کو سزا دیں، آپ ان کو بتائیں ان کے گھر والوں کو کہ آپ کے جو فیملی ممبر ہے اس نے یہ قصور کیا ہے. لیکن اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ان کو اطلاع تو کریں، یہ ان کا بیسک حق ہے، یہ ہیومن رائٹس ہیں. آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا پیارا ہے بھی نہیں، ہے بھی یا چلا گیا دنیا سے. حضرت عمر فاروق کی یہ مثالیں دیتے ہیں تو گزشتہ دور حکومت آپ کا تھا، ابھی یہ بتا رہے تھے 2015 میں، 2016 میں، اس سے پہلے 2009 کا بھی آپ نے خود ذکر کیا کہ لاپتہ افراد ہوئے. اس وقت حکومت نے کیوں اقدام نہیں اٹھایا؟ ایک چیز، اس وقت عمران خان اظہار یکجہتی کے لیے آتے تھے، آج آپ یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. کیا صرف اظہار یکجہتی سے ان کا یہ مستقل مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے یہ بتائیے گا. دیکھیں، میں اس وقت سوائے اظہار یکجہتی کے اور کچھ نہیں کر سکتی، اور میں صرف ان کی بات سن سکتی ہوں، ان کو یہ احساس دلا سکتی ہوں کہ یہ بلوچستان سے ہیں، لیکن یہ اکیلے نہیں ہیں. بلوچستان سے اگر یہ ہیں تو یہ ملک کی بیٹیاں ہیں، ملک کی مائیں ہیں. اور پنجاب سے کے جو لوگ ہیں یا باقی صوبوں کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بلوچستان جو ہے وہ زخمی صوبہ ہے، اس کے شکایات جو ہیں وہ ٹھیک بھی ہیں، لیکن جب آپ کا کوئی صوبہ ناراض ہوتا ہے، اس کی تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کی جینوئن شکایتیں ہوتی ہیں، تو آپ ان کو دھکا دے کر پرے نہیں کرتے، آپ ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر اقتدار کے بعد، میں اپنی بات کر رہی ہوں، اپنی جماعت کی بھی بات کر رہی ہوں، اگر اقتدار کے بعد آپ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے بیسک فرض کو بھول گئے، آپ بے حس ہو جاتے ہیں، آپ اپنی جو فرض ہے آپ اسے ادا نہیں کر سکتے، تو ایسے اقتدار سے اقتدار میں نہ ہونا اچھا ہے. بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی یہاں کیمپ میں آئے تھے، 2010 میں آئے تھے، اور انہوں نے 50 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان بھی کیا تھا لواحقین کی فیملیوں کے لیے کہ جن کے گھروں میں چولہا نہیں چل رہا، ان کی مشکلات کچھ کم ہو سکے. لیکن اقتدار میں آنے کے بعد جب یہاں چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ تھے تو آمنہ مسعود جنجوعہ جو ہیں ان کو یہاں پہ دہلی پولیس نے گھسیٹا اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا تھا. لیکن میاں صاحب کی انٹرونشن پہ رات کو وہ مقدمہ خارج ہو گیا تھا. آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ موقع دیتا ہے، اس ملک کے اقتدار کی گدی پہ بٹھاتا ہے، تو آپ کی کیا پالیسی ہوگی کہ ان لوگوں کے مسائل کا کوئی حل نکل سکے؟ وہ پالیسی میں نے ابھی آپ کو بتا دی کہ اول تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا سلوک اپنے ہی لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اگر آپ کا کچھ سیکیورٹی کی مجبوریاں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی اس میں ملوث ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ رات کو اس کو گھر سے اٹھا کے لے جائیں اور 10 سال تک آپ اس کے گھر والوں کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کا پیارا ہے کدھر. کم از کم دیکھیں، کم از کم جو بھی ان کا جہاں بھی جو بھی اسٹیٹس ہے ان کا، وہ زندہ ہیں یا مر گئے یا ٹارچر سیلز میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، کم از کم ان کے گھر والوں کو بتا دیں تاکہ ان کو چین آ جائے. اور پھر دوسری بات یہ کہ عدالتیں ہیں اس ملک میں. اگر آپ شو آف ہینڈز کا اور اوپن بیلٹ کو عدالت میں لے جا سکتے ہیں تو عدالتیں کھلی ہیں، ان کے مقدمات عدالت میں چلائیں، لوگوں کو پتہ چلے. اب آپ کو سینٹ کے الیکشن جب آپ نے چوری کیا اس وقت آپ کو شو آف ہینڈز یاد نہیں آیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہار جائیں گے یا آپ کے لوگ چلے جائیں گے تو آپ ان کا مقدمہ سپریم کورٹ میں لے گئے، تو ان کا مقدمہ بھی لے جائیں عدالتوں میں. عدالتیں بنی ہوئی ہیں، دہشت گردی کے لیے بھی بنی ہوئی ہیں، ہر چیز کے لیے بنی ہوئی ہیں، اسپیشل کورٹس بنے ہوئے ہیں. آپ لے کر جائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی قصوروار ہیں یا آپ سے غلطی ہوئی ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے، مجھے خود بلوچستان سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں یا زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور غلطی ہو گئی ہے، اور وہ یا تو بیچارے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، کچھ بھی ہو گئے. ان کو بتا دو بھائی، بس میں اتنا چاہتی ہوں. اچھا میم، ایک دہائی سے یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو راستہ آج آپ حکومت کو دکھا رہی ہیں، یہ آپ کے وقت بھی یہ آپشنز کھلے ہوئے تھے، تو آپ کے راستے میں رکاوٹ کیا چیز تھی؟ میں ان معاملات کو نہیں جانتی. میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کیونکہ میں نے دور سے دیکھا ہے، مجبوریاں ہیں، ہوتی ہیں، لیکن فرض سے بڑی مجبوری نہیں ہوتی. میں نے جو بات ابھی کی میں دوبارہ کروں گی کہ اگر کوئی مجبوری ہے، اگر اس میں کوئی چیز بھی آڑے آتی ہے تو ان کو اطلاع کریں، ان سے بات کریں، اور اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو 5 منٹ کا راستہ ہے، آئیں اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. نہیں آ سکتے اپنے کسی وزیر کو بھیجیں، نہیں بھیج سکتے
तो कम से कम इनह्यूमन स्टेटमेंट्स इशू ना करें जिनसे लोगों के दिल जो है वो छलनी हो जाए। हुक्मरान हर चीज़ नहीं कर सकते, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन कम से कम सर पे हाथ रख सकते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है, मुझे आज भी वो दिन याद है। क्या हो सकी? नहीं, अभी उन्होंने बताया, अभी उन्होंने आपके सामने बताया कि आमना साहिबा के ऊपर, जंजुआ साहिबा के ऊपर पर्चा कटा, उनको घसीटा गया और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने फौरन उसको वापस किया। ये तो कर सकते हैं ना। मैम इतने सालों से आप बरसे आ रहे हैं, अगर नेक्स्ट टाइम फ्यूचर अगर आप आती हैं तो क्या आप समझते हैं कि मुल्क की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करेंगी या अभी तक पाकिस्तान के मुल्क में लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी होती है? अल्लाह खुश इंसानी हकूक़ लेने के लिए रोड पे बैठे हुए हैं, जरा थोड़ी देर मांगो। देखिए, हुकूमत का बेसिक फ़र्ज़ जो है ना, बेसिक फ़र्ज़ वो अपने लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है। अब मैं यहाँ पर कोई सियासी बात नहीं करना चाहती, लेकिन जहाँ लोग बेसिक अपनी जो नीड्स हैं, खाना पीना, अद्वियात, इलाज, जब उसकी दहाइयाँ दे रहे हों और यहाँ आकर हर तबका, क्या वो मिसिंग पर्सनस हैं या वो सरकारी मुलाजमीन हैं या वो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, कुछ भी हैं, हर कोई आज सरापा एहतजाज है और ज़ाहिर है लोगों की ज़िंदगियाँ अज़ाब हो गई हैं। तो ये मैं तो ये समझती हूँ कि ये समझ नहीं आ रही कि क्या अल्फाज अदा करूँ कि हर बंदा आज सड़कों पे है, लेकिन आपके अंदर इतना भी एहसास नहीं है कि आप उनकी बात सुने। आप उल्टा उनको मारते हैं, उनके ऊपर शेलिंग करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, उनको दुश्मन बनाकर पेश करते हैं। ये बहुत शर्म का मकाम है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मैं इजाज़त है मुझे। अल्लाह ताला आप लोगों की मुश्किलात आसान करे और मेरी दुआ है कि आपको कम से कम पता चल जाए कि आपके प्यारे। जी मेरा बच्चा टेलीफोन नहीं इसका बच्चा दे दे। एक मेरा बच्चा मोटर सो गया, मैं अब है कराची तमाम